रहे थे कल, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, याद दिला देता हूं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, जीव विज्ञान के जनक कौन थे, ये हमने कल देख लिया था। फिर हमने बात करी थी कि जीव विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं किसका, सजीवों का। तो सजीव जो है वो निर्जीवों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी सजीवों के कुछ ना कुछ लक्षण होंगे जो उन्हें अलग करेंगे किससे, निर्जीवों से। कौन से लक्षण थे, सबसे पहला लक्षण हमने पढ़ा था क्या, कोशिका, कि भैया कोशिका किस में मिलती है, सजीवों में मिलती है, ठीक है। कोशिका से संबंधित कुछ चीजें हमने देखी थी कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये हमने बात करी थी। हमारे अंदर सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, सबसे लंबी कौन सी थी, ये मैंने आपको बता दिया था ना। फिर उसके बाद कोशिका का हमने अध्ययन किया था कल, हल्का फुल्का हमने बात करी थी किसकी बच्चों, कोशिका की बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कि भैया कोशिका में जीवन मिल रहा है, कोशिका में कौन मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है, जीव द्रव्य के रूप में मिल रहा है। जीव द्रव्य किससे बना हुआ था, ये हमने बात करी थी कि जीव द्रव्य जो है ये इनसे बना होता है, किससे, कोशिका द्रव्य से, केंद्रक से, और वो कोशिका द्रव्य जिसका आवरण कौन है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये हमने कल देख लिया था। यानी दो हमने विशिष्ट लक्षण देख लिए, विशिष्ट का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेंगे, सजीवों में मिलेंगे। फिर हमने देखा कि भैया जीवन की परिभाषा क्या थी। हमने बोला जीवन का मतलब क्या होता है, वो जीव द्रव्य जिसमें क्या मिलेंगी, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये हमने बात करी थी। अब ये जो जीव रासायनिक अभिक्रियाएं थी बेटा जी, ये जीव रासायनिक अभिक्रियाएं यानी उपापचय अभिक्रियाएं जो थी, जिनको हमने क्या बोला था, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या जीव रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको हमने क्या बोला था, उपापचय अभिक्रिया। ये हमारी दो प्रकार की थी, एक था अपचय और एक था उपचय। याद करिए, उपचय क्या था, उपचय था कौन, एनाबॉलिज्म, जहां पर हम किसी चीज का निर्माण कर रहे थे, याद आ रहा है, ये हमने बात करी थी। और अपचय क्या था, कैटाबॉलिज्म, जहां पर हम चीजों को तोड़ रहे थे, ये हमने बात कर ली थी ना। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेटा जी मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। और कैसे पता लगाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा क्विज, ठीक है, मैं लेकर आऊंगा क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस के आपको सही आंसर देने होंगे। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवन का आधार है। सोचिए, जीवन का आधार, जीवन की परिभाषा, जीवन किसमें मिल रहा था, पहला ऑप्शन जीव द्रव्य, दूसरा ऑप्शन वसा, तीसरा न्यूक्लियो प्रोटीन और चौथा प्रोटीन। क्या था जीवन, किसमें मिल रहा था जीवन, जरा जल्दी से मुझे बताएं, जीवन किसमें मिल रहा था, जीवन को परिभाषित कौन कर रहा था, क्या था जीवन, किसमें मिल रहा था। चल दूसरा क्वेश्चन बेटा जी, जीव विज्ञान का जनक कौन है, यह भी मैंने आपको कल बताया था। जीव विज्ञान का जनक, पहला ऑप्शन थियोफ्रेस्टस, दूसरा अरस्तु, तीसरा डार्विन और चौथा हिप्पोक्रेट्स। कौन थे जीव विज्ञान के जनक, बायोलॉजी के फादर, पिता किसे कहा था हमने, जीव विज्ञान के जनक, ए बी सी डी, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों फटाफट। थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, डार्विन या हिप्पोक्रेट्स, इनमें से कौन थे। चलिए टाइम हुआ समाप्त, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। बेटा जी पहला क्वेश्चन था बेटा हमारा यहां पर क्या, कि निम्न में से जीवन का आधार क्या है। तो मैंने आपको आज भी बताया और कल भी बताया था कि भैया सजीवों में मिल रही है कोशिका, और उस कोशिका के अंदर कौन मिल रहा है, जीव द्रव्य, और वही जीव द्रव्य परिभाषित कर रहा है, आधार बता रहा है किसका, जीवन का, कौन, जीव द्रव्य, यानी कौन, प्रोटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, फर्स्ट। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया होगा इसका, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन था, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो याद करिए, बायोलॉजी के जनक कौन थे, कल बताया था ना आपको, थियोफ्रेस्टस थे क्या, नहीं, ये तो वनस्पति विज्ञान के थे। अरस्तु थे, हाँ यही थे, अरस्तु ही कौन है, जीव विज्ञान के जनक, और अरस्तु भी जनक हैं किसके, जंतु विज्ञान के। कल हमने बात करी थी ना, याद रखिएगा। चलें आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम जरा सोचिए, हमने 3 लक्षण पढ़ लिए हैं सजीवों के, कौन कौन से। पहला लक्षण हमने क्या पढ़ा, जो सिर्फ सजीवों में मिल रहा था, क्या, कोशिका, विशिष्ट, वर्ड याद रखना,
ये इंपॉर्टेंट है वर्ड। विशिष्ट लक्षण का मतलब जो विशेष रूप से सिर्फ सजीवों में मिलता है, वो विशिष्ट लक्षण क्या था? पहला क्या था? कोशिका। उसमें मिलने वाला कौन? कोशिका। उसके अंदर मिलने वाला कौन? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य ही किसको परिभाषित कर रहा था? जीवन को परिभाषित कर रहा था, जिसमें क्या मिल रही थी? उपापचय अभिक्रियाएं मिल रही थी। तो जो हमने 3 लक्षण पढ़ लिए हैं, वर्ड याद रखना, ये विशिष्ट लक्षण हैं किसके? सजीवों के। ठीक है, चले आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा जी? वृद्धि। किसकी बात करेंगे बेटा जी हम? वृद्धि की। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इसने पेड़ बोया और ये जो पेड़ जो है ये विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रही है यहां पर? हम बोलेंगे सीधा सीधा क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब आप सोच समझ के मुझे बताएं, वृद्धि में होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे वृद्धि में होता क्या है, जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर मैं चलता हूं, आपको समझाता हूं। देखना, जब मैं छोटा था, मान लेते हैं 10 साल का था मैं, ठीक है, तो मेरा वजन जो था, सुनना, मेरा वजन जो था वो मान लेते हैं 10 साल का था तो लगभग 30 किलो था। ठीक है, अब मैं 30 साल का हो गया। 10 साल का था तो मेरा वजन था कितना? 30 किलो। अब मैं 30 साल का हो गया हूं तो मेरा वजन बढ़ गया है। कितना हो गया है जरा सोचिए, मैं आपको बताता हूं। मेरा वजन हो गया मान लेते हैं 70 किलो। अब जरा सोचिए 20 साल के अंतर में कहीं ना कहीं मेरा वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना, 40 किलो मेरा वजन बढ़ गया। इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब जरा सोचिए कहीं ना कहीं जब मैं छोटा था, छोटे से जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या आपके अंदर वृद्धि हो रही है? मैं बोलूंगा हाँ मेरे अंदर वृद्धि हो रही है। यानी वृद्धि में, वृद्धि का पहला मापदंड जो आपने याद रखना है वो है क्या? कि जीव के या शरीर भार में, शरीर भार जो होता है अगर वो बढ़ता है, कौन बढ़ता है? शरीर का भार अगर बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। चलिए जी ठीक है, मान लेते हैं। और जरा सोचिए, जरा सोचिए हम किससे बने हुए बेटा जी? हमने बोला था, हमने पहला अंतर क्या बताया था? कोशिका। हम किससे बने हुए? कोशिका से। अब जरा सोचिए जब मैं 10 साल का था तो मेरे अंदर मान लेते हैं 5 करोड़ कोशिकाएं थी, सपोज एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब जब मैं 30 साल का हो गया हूं तो मेरे अंदर हो गई हैं मान लेते हैं 20 करोड़ कोशिकाएं। क्यों भैया? जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। यानी कहीं ना कहीं अगर वृद्धि हो रही है, इट मींस अगर भार बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से, तो कोशिका की संख्या भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? सिंपल सा, क्या? कोशिका की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो अब आप जरा सोचिए वृद्धि का मतलब क्या हुआ? हम बोलेंगे वृद्धि का मतलब क्या? सिंपल सी बात, वृद्धि का मतलब जब शरीर भार बढ़ता है और साथ साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तब हम क्या बोलते हैं कि भैया क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? अब आप जरा सुनना, ध्यान से सुनना। एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा जी, और ये क्वेश्चन जो है ये नीट में पूछा गया। भैया 11th के साथ साथ हमें नीट की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो क्लास है जहां से स्टार्ट हो जाती है नीट की प्रिपरेशन। ठीक है, तो सुनना, ध्यान से सुनना बेटा जी। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, क्या वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं? क्या वृद्धि सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होती है या नहीं होती है? तो ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी ने बेटा जी रेत के टीले देखे होंगे। मान लेते हैं ये रेत का टीला है, कहां पर मिलते हैं? राजस्थान में, है ना। मान लेते हैं हम राजस्थान में गए और वहां पर हमने देखा रेत थी, उस रेत का टीला मिल रहा था इस तरीके से। ठीक है, हवा चली और रेत इकट्ठी हो गई है। पहले यहां तक मिल रहा था ये टीला, ठीक है, अब और हवा चली जिससे ये टीला और बढ़ गया है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए ये टीला इतना बड़ा हो गया है, यहां से यहां तक बड़ा हो गया है। अब आप दिमाग लगाएं, क्या ये वृद्धि है या नहीं है? सोचो। आप यही तो बोल रहे थे कि जब हम छोटे थे, छोटे से बड़े हो रहे थे, तो हमने बोला वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का भार भी बढ़ रहा है और हमारे अंदर कोशिका की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन जरा यहां पर सोचो, क्या यहां पर वृद्धि हो रही है? क्या ये छोटे से बड़ा हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो रहा है।
यहां पर भी तो ये छोटा था टीला, हवा चली, मिट्टी इकट्ठी हो गई, जिससे ये रेत का टीला और बड़ा हो गया, यानी यहां पर भी तो वृद्धि हो रही है। लेकिन यहां पर जरा सोचिए, इस उदाहरण में केवल एक मापदंड काम कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा है, जरा सोचिए, क्या? केवल भार बढ़ रहा है। ये जो निर्जीव वस्तु थी, कौन बेटा जी? यहां पर मिट्टी, उसका भार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? ये रेत के टीले का भार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर कोशिका तो है नहीं। तो जरा सोचिए, सजीवों में, ध्यान से सुनना, सजीवों की अगर मैं बात करूं, सजीवों में वृद्धि कब मानी जाएगी? जब सजीवों के शरीर का भार भी बढ़ेगा और कोशिका की संख्या भी बढ़ेगी। निर्जीवों में वृद्धि होती है नहीं होती है? होती है। याद रखना, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाहरी वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि नहीं होती है। हमारे अंदर तो बाहरी भी हो रही है और आंतरिक भी हो रही है, बाहर से भी बढ़ रहे हैं और अंदर से भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर तो सिर्फ, जरा सोचिए, मिट्टी के कण इकट्ठे होते जा रहे हैं बाहर की सतह पर, और इकट्ठे होते जा रहे, इकट्ठे होते जा रहे, इकट्ठे होते जा रहे, जिससे ये रेत का टीला क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, इन दो मापदंडों में से वृद्धि का एक मापदंड तो यहां पर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यानी निर्जीवों में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन केवल बाहरी सतह पर होती है। बाहरी कण जो होते हैं वो एकत्रित होते जाते हैं, जिससे क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ में आ गया? तो सोच समझ के मुझे बताएं, वृद्धि के दो मापदंड अगर कार्य कर रहे हैं, इट मींस वृद्धि किस में हो रही है? सजीवों में। और वृद्धि के दोनों मापदंडों में से केवल एक मापदंड कार्य कर रहा है, इट मींस वृद्धि किसमें हो रही है? निर्जीवों में। तो सोच समझ के आंसर दीजिए, क्या ये वृद्धि सजीवों में ही मिलती है कि निर्जीवों में भी मिलती है? निर्जीवों में भी मिलती है। तो क्या मैं वृद्धि को विशिष्ट लक्षण बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो कतई नहीं बोलूंगा। क्या? कि वृद्धि सजीवों का विशेष लक्षण है? नहीं। क्यों? क्योंकि वृद्धि जो है वो निर्जीवों में भी हो सकती है। तो बेटा जी, ये हमारा चौथा लक्षण था। कौन सा? वृद्धि, जो सजीवों में तो मिलती है, साथ ही साथ निर्जीवों में भी मिल रही है। लेकिन निर्जीवों में जो वृद्धि हो रही है वो बाहरी सतह पर हो रही है, केवल भार बढ़ रहा है, कोशिका तो यहां पर है ही नहीं। तो इट मींस वृद्धि जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। लिख लीजिएगा बेटा जी इस चीज को। क्या? वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। भूलना मत इस चीज को, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? विशेषकर मतलब, विशिष्ट का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी? सजीव में मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट लक्षण। तो वृद्धि जो है वो सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी हो रही है। तो आई होप ये चौथा बिंदु पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। अब पांचवा लक्षण जो सजीवों में मिल रहा है वो है कौन? प्रजनन। ठीक है, जरा सोचिए, कितने लक्षण पढ़ लिए? एक बार याद करिए, हमने कितने लक्षण पढ़ लिए? हमने 4 पढ़ लिए। पहला क्या? कोशिका, जो विशिष्ट लक्षण है किसका? सजीवों का। दूसरा क्या था? उस कोशिका के अंदर मिलने वाला जीव द्रव्य। जब कोशिका सिर्फ सजीवों में मिल रही है तो जीव द्रव्य भी किस में मिलेगा? सिर्फ सजीवों में। फिर उन सजीवों में जो कोशिका मिल रही है उसमें जीव द्रव्य में क्या मिल रही थी? उपापचय क्रियाएं। तो 3 हमने विशिष्ट लक्षण देखे जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में थे। चौथा लक्षण जो हमने देखा था वृद्धि, वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं था बालक। क्यों? क्योंकि वो निर्जीवों में भी हो रही थी। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, आइए अब पांचवा लक्षण देखते हैं बेटा जी। क्या? प्रजनन, या सिंपल बोलूं जनन। क्या होता है जनन? सिंपल आपसे पूछा जाएगा, जनन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब क्या होता है ना, कई शब्द को तोड़ के हम जब उसका निरीक्षण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमें उसका मीनिंग समझ में आता है। देखिएगा, री और फिर क्या आ रहा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब तो समझ में आता है ना, किसी चीज का निर्माण क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? वापस।
यानी अगेन, यानी फिर से। तो जरा सोचिए, वापस से, फिर से किसी चीज का अगर निर्माण होएगा, मीनिंग समझ में आया क्या? कि एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी काबिलियत जो किसमें मिलती है? जीवों में, जिसके द्वारा वो जीव अपने समान एक नई संतति या संतान पैदा करते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर डेफिनेशन भी बताया करें। तो जनन का मतलब क्या होता है? जनन एक काबिलियत है, ठीक है, एक पावर है, एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, किसकी? सजीवों की, जिससे वो अपने समान एक नई संतान को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर मैं यहां पर ये ना लिखता अपने समान, सिर्फ क्या लिखता कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक नई संतति पैदा होती है, तो क्या ये सही था? सोचो, इसका मतलब क्या होता कि एक जीव क्या पैदा कर रहा है? एक संतान पैदा कर रहा है। अब जरा सोचिए, क्या मनुष्य से चूहा पैदा हो सकता है? नहीं ना। तो मनुष्य से केवल कौन पैदा होएगा? मनुष्य पैदा होएगा। इसीलिए ये लिखना जरूरी है, क्या? अपने समान क्या पैदा करता है? एक नई संतति पैदा करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई कि जनन का मतलब क्या था? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपने जैसी ही एक नई पीढ़ी उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? जनन। क्या ये वर्ड समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या जनन विशिष्ट लक्षण है या नहीं है? बताएं, क्या जनन विशिष्ट लक्षण है या नहीं है सजीवों का? सोचिए, है क्या? क्या हर जीव में, क्या हर सजीव में, जो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव मिल रहे हैं, क्या सभी में जनन मिलता है क्या? अब देखते हैं इसको, एक बार देखते हैं। आइए देखिएगा, ये मीनिंग समझ में आ गया? जनन का मतलब क्या? एक बार मैं एक और बिंदु और बता देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे क्या ये विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा सोच समझ के मुझे बताएं, मनुष्य में जनन होता है ना बेटा जी? मनुष्यों में जब जनन होता है, ध्यान से सुनना, तो नर जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? कुछ कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ये नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, और मादा जो होती है वो क्या उत्पन्न करती है? अंडाणु। ये नाम भी आप सभी ने सुना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। ठीक है, ये शुक्राणु और ये अंडाणु जब दोनों जुड़ जाते हैं तो इनसे एक कोशिका बनती है, और उस कोशिका का नाम पता है ना सभी को? क्या बोलते हैं उस कोशिका को बेटा जी? युग्मनज। वर्ड याद रखना, क्या नाम देते हैं? युग्मनज, यानी जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट फिर आगे चलकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। और फिर ये भ्रूण आगे जाके निर्माण करता है किसका? शिशु का। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। देखिएगा जरा जल्दी से, ये कहीं ना कहीं आपको अंडाणु दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रहा है बेटा जी? अंडाणु दिख रहा है। और इस अंडाणु के पास कौन आता है? वो दिखाई दे रहे हैं शुक्राणु, जिसमें से एक शुक्राणु देखिए यहां से अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, यानी अंडाणु के साथ किसने भेदन किया है? किसने संलयन किया बेटा जी? शुक्राणु ने। और फाइनली क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। और फिर इस युग्मनज से क्या बनेगा? इस तरीके से भ्रूण बनेगा। समझ में आ रहा है? तो युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। फिर ये भ्रूण का विकास कहां पर होता है? उस मादा के शरीर में होता है। ठीक है, तो कहने वाली बात जो थी वो सिर्फ इतनी सी थी, जो मैं चीज समझाने वाला था वो ये था कि जनन, मनुष्य, जनन का मतलब क्या था? अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। ठीक है, अब मनुष्य में जनन कैसे हो रहा था? नर ने उत्पन्न किए क्या? शुक्राणु। मादा ने उत्पन्न किया अंडाणु। दोनों जुड़े, क्या बनी? एक कोशिका, जिसका नाम क्या था? युग्मनज। और फिर उस युग्मनज ने इस तरीके का भ्रूण का निर्माण कर दिया है। क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन आ रहा था कि भैया क्या ये प्रजनन, क्या ये एक विशिष्ट
लक्षण है या नहीं है? क्या ये सजीवों में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा क्या? तो ध्यान से सुनना बेटा जी, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। आप में से कई बच्चों ने एक शब्द सुना होगा, क्या? खच्चर। सुना है, देखा भी होगा कईयों ने, खच्चर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी इसको म्यूल। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया करके एक बार देखिएगा, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको जस्ट इतना सा आइडिया देता हूं। ना ही वो गधे के जैसे होते हैं और ना ही वो घोड़े के जैसे होते हैं। थोड़ा सा घोड़े से छोटे होते हैं, थोड़ा सा घोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है सामान को लोदने में, यानी ले जाने में। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, खच्चर जो है वो कैसे बनता है देखिएगा। खच्चर का निर्माण होता है किससे? डंकी और हॉर्स, यानी गधे से और घोड़े से। ठीक है, अब मेल क्या लेते हैं हम? मेल यानी नर, हमने क्या लिया? डोंकी। ठीक है, और मादा यानी फीमेल क्या ली? हॉर्स। ठीक है बच्चों, अब जरा सोचिए, इसका क्या होएगा? शुक्राणु, और इसका क्या होएगा? अंडाणु। दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद युग्मनज बनेगा, और इस युग्मनज से शिशु बनेगा, भ्रूण बनेगा, शिशु बनेगा, और वो शिशु आगे जाकर क्या बन जाएगा? खच्चर बन जाएगा, यानी म्यूल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो खच्चर जो है ये क्या नहीं कर सकता? जनन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अब आप कहेंगे सर युग्मक क्या होते हैं? तो देखिएगा बेटा जी, ये शुक्राणु और ये जो अंडाणु जो थे, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु कौन होते हैं? युग्मक। नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु। मादा युग्मक कौन होती है? अंडाणु। दोनों युग्मक जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज। जब जरा सोचिए, खच्चर जो है जो बना था इन दोनों के क्रॉस करने से, उस खच्चर के अंदर युग्मकों का जब निर्माण नहीं होगा तो क्या ये जनन कर पाएगा? नहीं जनन कर पाएगा। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, क्या मैं ये बोलूंगा कि प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? मतलब कि प्रजनन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्या ये बात सही? नहीं। कुछ ऐसे सजीव भी होते हैं जो जनन योग्य नहीं होते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, जिनमें जनन की क्षमता नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बंधे। याद रखिएगा, क्या नाम देते हैं बेटा जी? भूलना मत, क्या नाम देते हैं बच्चों? बंधे नाम दिया जाता है किसको? ऐसे जीवों को जो क्या नहीं कर सकते हैं? जनन नहीं कर सकते हैं। बताएं, क्या ये चीज समझ में आ गई? वापस से बताऊं, फिर से सुने। जनन का मतलब क्या था ये मैंने आपको बता दिया। क्या? अपने समान संतति उत्पन्न करना। कैसे कर रहे थे? नर जो है एक युग्मक निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु। मादा जो है युग्मक का निर्माण करता है अंडाणु। दोनों जुड़ते हैं, क्या बनता है? युग्मनज, एक कोशिका। वो एक कोशिका युग्मनज से आगे क्या बनता है? बाद में शिशु बनता है। हमने देखा मनुष्य में, हमने अभी एक एनिमेशन से देखा था कि कैसे शुक्राणु अंडाणु को भेद रहे थे और फिर भ्रूण का निर्माण हो गया था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था क्या प्रजनन विशिष्ट लक्षण है या नहीं है? तो मैंने बोला प्रजनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं है। किसकी? जनन की क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर निर्माण नहीं हो रहा। किसका? युग्मकों का, यानी वो जनन नहीं कर सकते। ऐसे जीवों को हमने क्या बोला है? बंधे, जैसे खच्चर। अब खच्चर कैसे बनाया गया था? क्रॉसिंग हुई थी किसके बीच में? नर डोंकी और मादा घोड़ा जो है, यानी फीमेल हॉर्स जो है, उसके बीच में क्रॉसिंग से क्या बना था? खच्चर बना था। ठीक है, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर नर यहां पर क्या लिया था? नर कौन लिया था? डंकी लिया था ना, गधा लिया था ना। अब मैं नर क्या ले रहा हूं? हॉर्स ले रहा हूं, और मैं मादा जो है वो क्या ले रहा हूं? डोंकी ले रहा हूं, यानी गधा। जरा सोचिए, लिंग बदल दिया या नहीं बदल दिया?
सेम टू सेम था, बस डंकी यहां पर कौन था, नर था, और हॉर्स यहां पर कौन था, मादा थी। यहां पर हॉर्स अब कौन हो गया है, नर हो गया है, और मादा कौन हो गया है, डंकी हो गया है। तो यहां से जो जीव बनता है उसे खच्चर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिन्नी। याद रखना है, क्या नाम देते हैं बेटा जी, हिन्नी। इंग्लिश में भी हिन्नी, हिंदी में भी हिन्नी, और याद रखना ये भी खच्चर के समान, ये भी जनन योग्य नहीं होती है। यानी ये भी कैसी होती है बेटा जी, याद रखना, बंधे होती है। बताए, क्या ये बिंदु क्लियर है, साफ साफ समझ में आ गया है क्या, कि भैया फिर से सुने, क्या जनन सजीवों में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा? हम बोलेंगे नहीं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जनन नहीं मिलता है। इट मींस जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? विशिष्ट का मतलब जो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कोशिका हमेशा मिलेगी मिलेगी, कोशिका में जीव द्रव्य हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, सजीवों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसमें उपापचय अभिक्रिया होंगी होंगी, यानी ये 3 विशिष्ट लक्षण थे। फिर हमने बात करी वृद्धि, वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन वृद्धि निर्जीवों में भी हो रही थी, इसलिए वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। फिर हमने बात करी कि जनन हमेशा होगा ही होगा, हमने बोला नहीं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जनन नहीं होता है, यानी जनन भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो याद रखना कौन विशिष्ट लक्षण है और कौन सा विशिष्ट लक्षण नहीं है। बेटा जी हमने 5 पढ़ लिए, जिसमें से 3 हमारे विशिष्ट लक्षण थे, और 2 जो अभी हमने पढ़े वृद्धि और प्रजनन, वो विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्लियर है? मेरे ख्याल से बड़े आराम से मैंने बड़े प्यार से सारी आपको चीजें समझाई हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेटा अब आपकी स्क्रीन पर ना एक पोल आएगा, ठीक है, आपको बताना है, जो मैंने आराम से तसल्ली से एक एक चीज आपको बताई है, क्या वो आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है, हाँ या ना। ठीक है, एक बार जरा जल्दी से मुझे बताएं बेटा जी, क्या ये जो प्रजनन मैंने आपको बताया है, क्या ये समझ में आ गया है, क्या ये विशिष्ट लक्षण है या नहीं है, ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बताएं बेटा जी एक बार फटाफट। चले आगे चले। ये हमने टोटल कितने लक्षण पढ़ लिए हैं बेटा जी? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में आ गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब 90% से ज्यादा बच्चों को ये समझ में आ जाता है। ठीक है, वो जो 10% बच्चे जो हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, भैया एक बार वीडियो लेक्चर को फिर से देखना, अगर फिर भी नहीं आएगा फिर मैं वापस से बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करें इसका इस्तेमाल करने की, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा, 5 लक्षण हो गए हैं, आइए आगे चलते। हमारा छठा लक्षण है क्या, क्या लिखा हुआ है बेटा जी? संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। क्या लिखा हुआ बेटा जी? संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। ठीक है, अब ये जरा देखिए, क्या आपने ऐसा पेड़ कहीं देखा है? और डेफिनेटली टच भी किया होगा आपने, इसको छुआ होगा, है ना? कौन है ये? छुई मुई का पेड़ है। याद रखना कौन है बेटा जी? ये छुई मुई है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मिमोसा पुडिका। वर्ड याद रखना, क्या नाम देते हैं? मिमोसा पुडिका, वर्ड याद रखना। तो मिमोसा पुडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? छुई मुई का। टच मी नॉट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टच मी नॉट, या टच मी नॉट अगर ना याद रहे तो सीधा सीधा क्या? छुई मुई का पेड़, मिमोसा पुडिका। ठीक है, अब बात आ रही है साहब, संवेदनशीलता क्या होती है और अनुकूलन का मतलब क्या है? अब आप मुझे बताएं, ये जो पेड़ जो है कौन सा? छुई मुई का, आपने इसको टच किया ना, यानी आपने इसको संवेदना दी, और उस संवेदना को इसने क्या किया? ग्रहण किया। ठीक है, तो संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, संवेदनशीलता का मतलब होता है क्या? कि बाहरी वातावरण में, यानी मैं हूं, मेरे शरीर के बाहर वातावरण में परिवर्तन आते हैं, उनको ग्रहण करना या उनका अनुभव करना, ये बोल देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा।
ध्यान से सुनना, अनुभव करना। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या मतलब है वातावरण में परिवर्तनों का अनुभव करना? यही बोलेंगे ना कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई। सर वातावरण में परिवर्तनों का अनुभव करना, सोच समझ के मुझे बताएं। अभी महीना चल रहा है किसका? अक्टूबर का। आज से 1-1.5 महीने बाद सोच के मुझे बताएं, सर्दियां आ जाएंगी। अब जरा सोचिए, अभी सर्दी नहीं है इतनी, 1 महीने बाद क्या आपके शरीर के बाहर वातावरण में कोई परिवर्तन आएगा? क्या आएगा? तापमान कम हो जाएगा। जरा सोचिए, वातावरण का तापमान अगर कम हो जाएगा यानी शरीर के बाहर वातावरण में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, ठंडा हो गया ना, परिवर्तन आ गया ना। अब जरा सोचिए, क्या आप उसको अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप उसको? क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यानी अगर मैं अपने शरीर के बाहर कोई भी परिवर्तन आ रहा है वातावरण में और उसको मैं अनुभव कर रहा हूं, यानी मैं क्या हूं? मैं संवेदनशील हूं। मेरे अंदर बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता है। यानी मैं कौन से लक्षण को दर्शा रहा हूं बेटा जी? संवेदनशीलता को दर्शा रहा हूं। तो संवेदनशीलता का मीनिंग समझ में आया क्या? कि शरीर के बाहर, आपके शरीर के बाहर अगर वातावरण में कोई भी परिवर्तन आता है, जैसे ठंड आ जाती है, गर्मी आ जाती है, हमने पिन चुभा दी यहां पर, यह भी तो एक परिवर्तन है ना। क्या जरा सोचिए, रोज हमें पिन चुभ रही है क्या? नहीं ना। लेकिन हमने जैसे पिन लगाई यानी बाहर, हमारे शरीर के बाहर वातावरण में कोई परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आया, एकदम से लग गया। तो हमने उस वातावरण में जो परिवर्तन आया उसको ग्रहण किया, यानी हम क्या दर्शा रहे हैं? संवेदनशीलता दर्शा रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, उदाहरण मैं वही ले रहा हूं, कौन सा? 1 महीने बाद क्या आ जाएगी? ठंड आ जाएगी। वातावरण में परिवर्तन आया, ठंड आ गई और हमने उसका अनुभव किया। हमें क्या लग रही है? ठंड लग रही है। अब जरा सोचिए, हमें अगर ठंड लगती रही तो हमारे शरीर का तापमान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमारे शरीर का तापमान अगर धीरे 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 कम होता गया तो कहीं ना कहीं याद रखना, हमारे शरीर के एंजाइम जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं निम्न तापमान में। फिर से बोलूं, फिर से सुनना। क्या? मैं आज से 1 महीने बाद मेरे वातावरण में परिवर्तन आएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हमने बोला वातावरण में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया और मुझे ठंड महसूस हो रही है, यानी मैं संवेदनशीलता को महसूस कर रहा हूं, यानी मैं बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, उस परिवर्तन के कारण क्या मेरे शरीर में कोई परिवर्तन आएगा? वो जो वातावरण में परिवर्तन को जो मैंने ग्रहण किया, मैंने अनुभव किया, उसके बदले में मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। क्या आएंगे? मेरे शरीर में कपकपी होगी या नहीं होगी? होएगी ना। यही क्या कहलाता है? अनुकूलन। यानी बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, क्या बोला मैंने? बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, शरीर में क्या आते हैं? शरीर में जो परिवर्तन आते हैं जो हमें उससे, उस परिवर्तन से बचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन। जो हमें उस परिवर्तन से बचाते हैं, इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है? अनुकूलन। ठीक है, एक बार जरा जल्दी से देखते हैं बेटा जी, यहां पर जिनको समझ में नहीं आया वापस से उसी उदाहरण के साथ जल्दी से मैं आपको समझाता हूं। क्या? मेरे शरीर के बाहर, दूसरा उदाहरण लेते हैं, इस बार ठंड की जगह गर्मी का लेते हैं। ठीक है, मेरे शरीर के बाहर, ठीक है, मान लेते हैं आज से 7-8 महीने बाद जब गर्मी आएगी तो शरीर के बाहर वातावरण में क्या आया? परिवर्तन आया।
मैंने उसको ग्रहण किया, यानी मैं संवेदी हूं, मैं संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा हूं, यानी वातावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको अनुभव कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बदले में मेरे शरीर में जो भी परिवर्तन आएंगे उसको ग्रहण करने के बाद, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद मेरे शरीर में जो परिवर्तन आएंगे, जो मुझे बचाएंगे, उस बाहरी परिवर्तन से मुझे बचाएंगे। जैसे जरा सोचिए, बाहर गर्मी हो गई है, उस गर्मी के कारण मेरे शरीर का तापमान बढ़ेगा, तो मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? क्या छूटेगा? मेरा पसीना छूटेगा। अब जरा सोचिए, जैसे पसीना छूटेगा, पसीना निकलेगा, बूंद निकलेगी, जल निकल रहा है और हवा लगेगी, तो शरीर का तापमान कम होएगा या नहीं होएगा? सोचिए, होता है नहीं होता? जरा सोचिए, पसीना आता है और हल्की सी हवा चलती है तो थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है नहीं होती है? तो जरा सोचिए, क्या हमने उस परिस्थिति में अपने शरीर को ढाला या नहीं डाला? क्या हमने अनुकूलित किया या नहीं किया अपने आप को? यही क्या कहलाएगा? अनुकूलन। तो ये मैंने एक छठा बिंदु बताया था, क्या? संवेदनशीलता और अनुकूलन। बेटा याद रखना, ये भी याद रखना, क्या ये विशिष्ट लक्षण है? हां, ये विशिष्ट लक्षण है, ये विशिष्ट लक्षण है, भूलना मत। ये कैसा लक्षण है बेटा जी? ये विशिष्ट लक्षण है, भूलिएगा मत, कतई मत भूल जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेदनशीलता और अनुकूलन विशिष्ट लक्षण होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जरा सोचिए, मेरे को सुई लगाई, बदले में मैंने अपना हाथ हटाया अपने आप को बचाने के लिए, यानी पहले संवेदनाओं को ग्रहण किया, फिर संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन आया, यानी मैंने क्या दिखाया? अनुकूलन दिखाया, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, इसको मैं अगर सुई लगाऊंगा, क्या ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा? नहीं। यानी इसमें, निर्जीवों में संवेदनशीलता और अनुकूलन नहीं होता, ये केवल और केवल किस में होता है? सजीवों में होता है। तो हमने 6 लक्षण देख लिए हैं, और इन 6 लक्षणों में से 3 लक्षण हमारे कैसे हो इनमें से 2 लक्षण ऐसे हमने देखे जो विशिष्ट नहीं थे। कौन सा? वृद्धि और जनन। बाकी 4 हमने देख लिए जो विशिष्ट लक्षण हैं। कौन कौन? कोशिका, जीव द्रव्य, उपापचय अभिक्रियाएं और संवेदनशीलता और अनुकूलन। बताएं, ये चीज समझ में आ गई है? कितने लक्षण देख लिए बेटा जी हमने? टोटल 6। आइए आगे चलते हैं, 7वां लक्षण देखते हैं। भैया क्या हो रही है? जरा सोचिए, क्या हो रही है यहां पर? क्या हो रही है? क्या हो रही है? जरा सोचिए, गति हो रही है या नहीं हो रही है? अब आप सोच समझ के मुझे बताएं, ये व्यक्ति अगर गति कर रहा है, यानी ये सजीव है, ये गति कर रहा है, क्या गति सिर्फ सजीवों में मिलती है? आप बोलेंगे हाँ सर, गति सभी में मिलती है, हम में गति मिल रही है, डॉग जो है उसमें गति मिल रही है, जानवरों में गति मिल रही है, सभी में गति मिल रही है। तो मैं बोलूंगा हाँ गति मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें गति नहीं मिलती। जरा सोचिए, रात को पीपल का पेड़ जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, सुबह चलकर कहीं और पहुंच जाता है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाता, यानी उसमें गति नहीं हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जो गति करते हैं। आप बोलेंगे कौन सा पादप है जो गति करता है? तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे पादप हैं जो गति करते हैं। जैसे अगर आप में से किसी ने ये नाम सुना है, क्या? क्लेमाइडोमोनास सुना है किसी ने? याद रखना, ये हरी शैवाल है, ये एक एकल कोशिकीय पादप है बेटा जी। सोचिए, एक पादप, ये एक पादप है, कैसा है? एकल कोशिकीय है, और ये पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। फिर से बोलूं, ध्यान से सुनना, हमारे अंदर गति हो रही है, अधिकतर जानवरों में गति हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें गति नहीं होती है, जैसे पादपों में गति नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे पादप है जिनमें गति होती है। जैसे कौन? मैंने बोला क्लेमाइडोमोनास। आपने बाहर जो पादप देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पादप है, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही है, यानी वो बहुकोशिकीय हैं। लेकिन क्लेमाइडोमोनास एकल कोशिकीय पादप है, ये हरी शैवाल है, पानी में मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी ये क्या दर्शा रहा है? ये गति दर्शा रहा है। समझ में आ गया? तो गति क्या विशिष्ट लक्षण मानूं या नहीं मानूं? खुद सोचो, क्या गति विशिष्ट लक्षण है? हर सजीव में मिलेगा ही मिलेगा क्या? नहीं, कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें गति नहीं मिलती है, तो ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं है बालक।
नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, अब जरा सोचिए कितने लक्षण देख लिए, 7, 7 में से 3 विशिष्ट नहीं है, 4 विशिष्ट हैं। ठीक है, चलें आगे, आइए आगे चलते हैं, 8वां लक्षण देखते हैं। क्या बेटा जी, जीवन चक्र। देखिएगा इसको, क्या बच्चा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बूढ़ा हो गया, ठीक है, इसने अपनी आगे संतान कैसे पैदा करी, शुक्राणु आया, अंडाणु से भेदन किया, फिर एक बच्चा पैदा हुआ, फिर वो बच्चा बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, मर जाएगा। जरा सोचिए, जीवन चक्र का मतलब ही क्या था? क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? जीवन चक्र कहलाता है। ठीक है, कहां से कहां तक? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है वो क्या कहला रहा है? जीवन चक्र है। और जीवन चक्र सभी सजीवों का लक्षण होता है। हर जीव क्या होता है? जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो सभी सजीवों में क्या मिलता है? जीवन चक्र मिलता है। तो बेटा जी ये हमने आज खत्म कर दिए हैं। क्या सजीव क्या है, निर्जीवों से कैसे अलग है, 8 लक्षण हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें कौन से विशिष्ट हैं, कौन से विशिष्ट नहीं है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। डिटेल में इसको पढ़िएगा, वापस से एक बार फिर से लेक्चर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, चलें आगे। अब आगे मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क। पहले तो होमवर्क लिखिए बेटा जी। क्या पहला क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और होमवर्क करना है बेटा जी आप सभी ने। ठीक है, जीवन की परिभाषा बताएं, या जीवन को परिभाषित कीजिए कि जीवन क्या है, कहां मिलता है, कैसे मिलता है, किसमें मिलता है, किसके द्वारा स्थापित होता है जीवन, ये बताना है आपने। सजीवों में जीव द्रव्य की क्या उपयोगिता है? सोचिए, सजीवों में जो जीव द्रव्य मिल रहा था उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या मिल रहा था, उसमें कौन सी क्रियाएं मिल रही थी, वो आपने बताना है। सजीवों में जीव द्रव्य की क्या उपयोगिता है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान से सुने, ये करने के बाद आप यहां पर देखिए, यहां पर कहीं लिखा हो वीडियो उत्तर देखें। इसका मतलब क्या है? जब आप ऐप पे जाएंगे ना, मेरे लेक्चर में जब आप जाएंगे तो वहीं पर आपको ये होमवर्क दिखाई देगा, है ना। उस होमवर्क पर जब आप क्लिक करेंगे तो होमवर्क आ जाएगा, वहीं पर ये ऑप्शन दिखाई देगा वीडियो उत्तर देखें। वहां पर आप वीडियो का आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का आंसर देख सकते हैं कहां पर? उस ऐप में। ठीक है बच्चों, चलिए अब समय हो गया बेटा जी डाउट का, लेकर आते हैं आपके डाउट्स। बताएं क्या है? हाँ जी, क्या रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो। कौन सा टॉपिक, कौन सा बिंदु समझ में नहीं आया वो बताएं बेटा। पूरा रिपीट थोड़ा ना होएगा ये पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से। ये है, ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है। चलिए, युग्मक का निर्माण क्यों नहीं होता है म्यूल में? वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ढूंढा। क्या कि युग्मक का निर्माण क्यों नहीं होता म्यूल में? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा जी। पहले मैं आपको मनुष्य की बात बताता हूं, देखना बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वेरी गुड बेटा जी। देखिए, मनुष्य में नर होता है ना, मादा भी होती है। इस नर के अंदर जो कोशिका है और मादा के अंदर, मेरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें कितने गुणसूत्र मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मेरी एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, कितने गुणसूत्र मिलते हैं? 46। और मादा के कोशिका के अंदर भी कितने होते हैं? 46। ठीक है, अब बेटा जरा सोचो, ध्यान से सुनना। आपने एक जीव का निर्माण करना है किससे? युग्मनज से। ठीक है, और वो जो जीव जो बनेगा उसकी कोशिकाएं जो होंगी, वो जो जीव बनेगा उसकी कोशिकाओं में भी गुणसूत्र कितने होंगे? 46 होंगे। यानी ये जो युग्मनज है इसमें कितने रखने? आपने 46 रखने। कैसे करेंगे देखिएगा। मेरे शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या है वो कितनी है? 46 है। ठीक है, अब इनमें से इन कोशिकाओं में होएगा एक विभाजन। याद रखना, 11th क्लास में पढ़ेंगे कौन सा? कोशिका विभाजन, जहां पर एक वर्ड आएगा क्या? अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? जहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। तो जरा सोचिए, यहां पर जो शुक्राणु बनाया जाएगा इस कोशिका से, तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे।
सिमिलरली जब अंडाणु बनाया जाएगा मादा में, उसके अंदर भी कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा? अर्धसूत्री। अब आप बोलेंगे क्यों किया है ऐसा? अरे बालक जरा सोचिए, इन दोनों के जुड़ने से, शुक्राणु और अंडाणु के जुड़ने से युग्मनज बनाना है। युग्मनज में 46 होंगी, तभी तो वो जो जीव बनेगा उस जीव के अंदर भी कैसे होंगे? कितने गुणसूत्र होंगे? 46 होंगे। तो जरा सोचिए, युग्मनज में अगर 46 गुणसूत्र लाने हैं, ये दोनों कोशिका में कितने होने चाहिए? 23-23 होने चाहिए। तभी कैसे करा हमने 23-23? हमने किया अर्धसूत्री विभाजन। ये तो हो गई बात मनुष्य की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, जो घोड़ा होता है, या मैं बोलूंगा डंकी जो होता है, उसके शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 61, ठीक है। और जो हॉर्स होता है, उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या होती है 64, सॉरी 61 नहीं है, 62 है, 62 है, और यहां पर कितनी है? 64 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, जरा सोचिए, ये कोशिका हमने नर डोंकी लिया था ना, और मादा क्या लिया था? हॉर्स ली थी, है ना। तो यहां से जो शुक्राणु बनेगा और यहां से जो अंडाणु बनेगा, सोच समझ के मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताएं। यहां से शुक्राणु में बनाने में जब अर्धसूत्री विभाजन होएगा बालक, तो कितने गुणसूत्र आएंगे? आधे हो जाएंगे। 62 से कितने हो जाएंगे? 31। और यहां पर 64 से कितने हो जाएंगे? 32। ये याद रखना बेटा जी, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। हो गया। अब आप जरा सोचिए, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो युग्मनज बनेगा, उसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। अब आप दिमाग लगाएं, इस युग्मनज से जो जीव बनेगा, ये जो जीव बन रहा है, मान लेते हैं इस जीव के अंदर जो कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? जरा सोचिए, यहां पर इस जो जीव बनेगा उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 63 होगी ना। अब आप मुझे बताएं, ये जीव जो बना है, कौन बना है बेटा जी? खच्चर यानी म्यूल बना है। दिमाग लगाएं, क्या ये आगे युग्मक बना पाएगा? क्योंकि युग्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा था? अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ रहा था ना। और ये जो म्यूल जो है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 63। 63 का आधा कितना होएगा? 31.5 होएगा। अब जरा सोचिए, क्या पॉइंट में गुणसूत्र आते हैं? क्या नहीं आते हैं? तो जरा सोचिए, क्या ये म्यूल की ये 63 गुणसूत्र वाली कोशिका क्या अर्धसूत्री विभाजन कर पाएगी? नहीं। जब ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर पाएगी तो क्या युग्मक बनेंगे? नहीं। जब युग्मक ही नहीं बनेंगे तो क्या निषेचन होएगा? क्या बच्चा पैदा होएगा? नहीं पैदा होएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बेटा जी, आज यही एक ही क्वेश्चन था जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे बेटा जी इसी टाइम पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। जिसने भी पूछा वेरी गुड बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि म्यूल क्यों नहीं कर पा रहा है, युग्मक क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि म्यूल के अंदर, खच्चर के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी है? विषम है, 63 है, ठीक है। और विषम जब होएगी तो उससे युग्मक का निर्माण नहीं होगा।